नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, कप्तान साहब। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या फिर मछली का तेल पीने जितना ही कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ तरह का युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियां बड़े ही शौक से खा लेता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों को डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा ही आ जाता था। गालियाँ खाने का कोई भी अवसर वह हाथ से जाने ही नहीं देता था। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्कों के पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम तो नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है, और दुर्व्यसन धन के बिना तो पूरे ही नहीं होते हैं। जगत सिंह को जब भी अवसर मिलता घर से रुपये लेकर उड़ जाता था। नगद न मिले तो बर्तन और कपड़े ही उठाकर ले जाने में उसे ज़रा भी संकोच नहीं होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें भी थी। वह सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार में पहुंचा दी थी। पुराने दिनों की कितनी ही चीज़ें घर में पड़ी थी, उसके मारे वह एक भी नहीं बची थी। इस कला में ऐसा दक्ष और निपुण था कि उसकी चतुराई और पटुता पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कॉर्निसों के सहारे अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर ही से पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया था। घर वालों को तो आहट तक नहीं मिली थी। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर ही दिया था। किंतु भक्त सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया था। उल्टा उन्हें हानि ही हुई थी कि देहातों में जो भाजी साग उपले ईंधन मुफ्त में मिल जाते थे वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न ही सता सकते थे। इस दुरावस्था में जगत सिंह की हथलपकियां बहुत अखरती थीं। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता के साथ पीटा भी था। जगत सिंह भीम काय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता का हाथ पकड़ लेता तो वह हिल भी नहीं सकते थे। पर जगत सिंह इतना सीना जोर तो नहीं था। हाँ, मारपीट घुड़की धमकी किसी का भी उस पर असर तो नहीं होता था। जगत सिंह ज्यों ही घर में कदम रखता चारों ओर से कांव कांव मच जाता था। माँ दूर दूर करके दौड़ती, बहनें गालियां देने लगती, मानो घर में कोई सांड ही घुस आया हो। घर ताले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे बेहद ही निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्द्वंद सा हो गया था। जहाँ नींद आ जाती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता था। ज्यों ज्यों घरवाले को उसकी ओर चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता था, वे उससे पूरी तरह से चौकन्ने होते जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल ही नहीं गली। चरस वाले के कई रुपये ऊपर चढ़ गए थे। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू कर दिए थे। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारी जगत को निकलना ही मुश्किल हो गया था घर से। रात दिन ताक झांक में रहता, पर घात नहीं मिलता था। आखिर में एक दिन बिल्ली के भागवत छींका टूटा। भगत सिंह दोपहर को डाक खाने से चले, जो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरा कारा या डाकिया शरारत कर जाए।
किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की उन्हें सुध ही नहीं रही। जगत सिंह तो ताक लगाए हुए पहले से ही था। पैसे के लोभ से जेब टटोली तो उसे लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। वह कई बार टिकट चुराकर उसे आधे दामों पर बेच चुका था। चट से लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो कदाचित वह नहीं छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े ही संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो कि चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजान में ही किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति नहीं थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चला गया। गर्मी के दिन थे। दोपहर को सारा का सारा घर सो रहा था, पर जगत की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। आज उसकी बुरी तरह से कुंदी होगी, इसमें तो संदेह नहीं था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए। तब तक लोगों का क्रोध भी थोड़ा शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम तो नहीं चलेगा। बस्ती में वह इस क्रोध से दूर ज़्यादा दिन तक अज्ञातवास तो नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो ज़रूर ही उसका पता इन्हें बता देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। और दूर जाने के लिए भी तो कुछ न कुछ खर्च के पैसे उसके पास होने ही चाहिए। क्यों न वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले। यह तो मालूम ही हो जाएगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है। फिर एक नोट निकाल लेने से क्या हानि है। दादा के पास रुपये तो है ही, झक मारकर उन्हें देना ही होगा। दे ही देंगे। यह सोचकर उसने 10 रुपये का एक नोट उड़ा लिया। मगर उसी वक्त उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हो गया। अगर ये सब रुपये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दुकान खोल ले तो बड़ा मज़ा होगा। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़ेगी। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपये के नोट थे। 200 में दूध की दुकान तो खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में 2-4 कढ़ाव और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और है ही क्या। लेकिन कितने ठाठ से रहता है, रुपयों की चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपये रख देता है। नफा ना होता तो यह ठाठ वह कहाँ से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से ही बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाते हैं और वह लहरों में बह जाता है। उसी दिन शाम को वह बम्बई चला गया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। बम्बई के किले के मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती है और बिगाड़ती है, उसी भांति सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बनाते थे और बिगाड़ते थे। उसी भांति सेना नायक भी यही काम करते रहते थे। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे छरहरे दिल का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? अरे बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ मैं। बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। इसका भी मुझे डर नहीं है। अदन जाना पड़ेगा। खुशी से जाऊंगा। कप्तान ने देखा बला का हाजिर जवाब मनचला सा हिम्मत का धनी जवान है। तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ। मगर ज्यों ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल तो पीछे रह जाता था।
जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से यह सब देखता रहा। जब वह भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सी सांस ली और मुंह ढाँप कर वहीं रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे अपने प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह सुहृद मित्रों के जमघट आंखों में फिरने ही लगे थे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी भी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि उसके जी में आया यही पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अदन में रहते 3 महीने गुजर गए। भांति भांति की नवीनताओं ने कई दिन तक तो उसे मुग्ध किए रखा था, लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगे। अब कभी कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो तो पिता के क्रोध और बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा किया करती थी। उसे वह दिन याद आया जब एक बार वो बीमार पड़ा था। उसके बचने की भी कोई आशा नहीं थी, पर ना तो पिता को उसकी कुछ चिंता थी, न बहनों को। केवल एक माता ही थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर और स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा को शांत करती रही थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को इतनी रात्रि में भी रोते देखा था। वह स्वयं रोगों से जूझ रही थी, लेकिन उसकी सेवा शुश्रूषा में वह अपनी व्यथा को ऐसे भूल गई थी मानो उसे किसी तरह का कोई कष्ट ही नहीं है। क्या उस माता के दर्शन मुझे फिर से होंगे? वह इसी क्षोभ और नैराश्य के समुद्र तट पर चला आता था और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता था। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की भी इच्छा हो रही थी, किंतु लज्जा और ग्लानि के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने पत्र लिखा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों में अपनी माता को आश्वासन दिया था, माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गए हैं। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से बेहद लज्जित हूँ और आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा ही। तब कदाचित आपको मुझे अपना पुत्र कहने में संकोच नहीं होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ा और उसी दिन से वह उत्तर की प्रतीक्षा भी करने लगा। किंतु 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब ही नहीं आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता है? कहीं माता जी बीमार तो नहीं है? शायद दादा ने क्रोधवश जवाब न लिखा होगा। कहीं कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी? कैंप में एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालीग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कुछ श्रद्धालु सैनिक रोज ही उस प्रतिमा पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था, पर आप वह विक्षिप्तों की भांति प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक मस्तक झुकाए बैठा रहा था। आज दिन ही ऐसा था। वह इसी ध्यानावस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। वह दफ्तर का चपरासी था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथों में ले लिया तो उसकी सारी देह कांप उठी थी। ईश्वर की स्तुति करके उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे दादा को गबन के अभियोग में 5 वर्ष की सजा हो गई है। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन्न है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी वक्त कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने बेहद कठोर आंखों से देखकर कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो फिर मेरा इस्तीफा ले लीजिए। अभी इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता। मैं अब एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। आपको इस्तीफा लेना होगा। तुम लोगों को
बहुत जल्द लाभ पर जाना पड़ेगा, तो यहीं रहना पड़ेगा। लड़ाई छिड़ गई है। ओह, तब मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग कब तक यहाँ से जा पाएंगे? बहुत जल्द ही, 2-4 ही दिनों में। इस तरह से 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगीर सिंह कासा योद्धा उस रेजिमेंट में कोई नहीं था। कठिन अवस्थाओं में उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता था। जिस मुहिम में सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती थी, उसे अच्छे से करना उसी का काम था। हल्ले और धावे में वह सदैव सबसे आगे रहता था। उसकी त्योरियों पर कभी बल नहीं पड़ पाता था। उसके साथ ही वह इतना विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उसका तो पुनर्जीवन सा हो गया है। उस पर अफसरों को इतना विश्वास है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। जिससे पूछिए, वही वीर जगत सिंह की विरुदावली सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक मातहत सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया था। ऐसा जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह ही नहीं है, मानो वह काल को खोजता ही फिर रहा हो। लेकिन नित्य रात्रि के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता है, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। वह प्रति मास अपने वेतन का बड़ा भाग घर भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जबकि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। हाय, वह कौन सा दिन होगा जबकि वह उनके चरणों पर सिर रखकर अपना सारा अपराध क्षमा कराएगा और वह अपने सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देंगे। 4.25 वर्ष बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मियाद पूरी हो गई है। उन्हें लिवा जाने के लिए उनके घर वाले भी आए हुए हैं, किंतु बूढ़ा भक्त सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। देह अस्थि पंजर मात्र रह गई है। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर ही रख दी है। उसकी भी मियाद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए भी तो कौन, आने वाला था ही कौन। एक बूढ़ा किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, कोई घर से आया है? भक्त सिंह ने कंपित कंठ स्वर से कहा, घर पर है ही कौन, घर तो चलोगे ही ना। मेरा घर कहाँ है? तो फिर क्या यहीं पड़े रहोगे? अगर ये लोग निकाल नहीं देंगे तो यहीं पड़ा रहूंगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू भी मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असह्य थी, किंतु आज नैराश्य और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। ना जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई है। लाख बुरा है तो भी है तो अपना ही लड़का, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा, 2 चुल्लू पानी तो देगा। हाय, मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार ही नहीं किया। जरा भी शरारत करता तो यमदूत की भांति उसकी मैं गर्दन पर सवार हो जाता था। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के दंड में मैंने उसे उल्टा लटका जो दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगा दिए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया। उसी का तो दंड है। जहाँ प्रेम का बंधन शिथिल हो, वहाँ परिवार की रक्षा भला कैसे हो सकती है। सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियाँ कितनी कोमल और मधुर थी, वायु भी कितनी सुखद।
आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे, पक्षियों का कलरव भी कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी। पर भक्त सिंह के लिए तो चारों ओर घना अंधेरा था। जेल का अफसर आया। कैदी की एक पंक्ति में खड़े किए गए थे। अफसर एक का नाम ले लेकर रिहाई का परवान देने लगे। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। जिसका नाम आता वह खुश खुश अफसर के पास चला जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम भी करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर वह बाहर निकल जाता। उसके घर वाले भी दौड़कर उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों को इनाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भक्त सिंह का भी नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चले, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कहाँ जाएं। सहसा उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचूबी साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फीटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाल ली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन में कहा, हे भाग्यवान, एक भाग्यमान है वह जिसके लिए फीटन आ रही है, और एक मैं अभागा हूँ जिसका कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा था। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कप्तान साहब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।